हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ अजय मोक्टा और ये दूसरी वीडियो है हमारी न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, है ना। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। और देन हमने थोड़ी सी ये चीज़ें देखी थी कि उसमें इनपुट लेयर क्या है, हिडन लेयर क्या है और आउटपुट लेयर क्या है ना। और फिर हमने ये देखा था कि डीप न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क के बीच क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे और बहुत ही बेसिक वीडियो बनाई थी मैंने वो, ठीक है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ को और आज हम थोड़ा सा सबसे पहले हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि दिस व्हाट इज़ द हाउ इट डिफर फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरॉन, हाउ आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरॉन डिफर फ्रॉम द बायोलॉजिकल न्यूरॉन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज योर बायोलॉजिकल न्यूरॉन। ये आपकी इमेज जो है ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन की है, ठीक है। और जो यहाँ पे ये इमेज है ये है आर्टिफिशियल न्यूरॉन की, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले ना ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास बायोलॉजिकल न्यूरॉन है इसमें ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और देन हम एक एनालॉजी ड्रॉ करेंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो आई थिंक आपको पिछले वाली वीडियो थोड़ी बहुत समझ आई है। अगर आपको पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लेना, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा फिर आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके। सो सबसे पहले तो एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जो मेरे पास बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है, ठीक है, जो मेरे पास बायोलॉजिकल न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, हम बेसिकली तीन पार्ट्स के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वन इज यूर दीज डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। और डेंड्राइट ऐसा मान लो कि डेंड्राइट इज द ईयर्स ऑफ द न्यूरॉन, दे रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है। ये सिग्नल क्या करते हैं, रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, सिग्नल रिसीव फ्रॉम अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये सुनने का काम करते हैं और ये है आपके ईयर्स, ठीक है, ईयर्स, ठीक है, डन। और दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास सेल बॉडी, दिस इज़ माई सेल बॉडी, ठीक है, दिस इज़ माई सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, ठीक है। सो दिस इज़ माई सेल बॉडी, ठीक है। तो सेल बॉडी मान लो आपकी, इट प्रोसेस द इनकमिंग सिग्नल, जो भी मेरा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है माई सेल बॉडी विल प्रोसेस इट, ठीक है। तो सेल बॉडी क्या करती है, इट प्रोसेस द इनकमिंग सिग्नल, ठीक है, इनकमिंग सिग्नल, डन, ठीक है। तीसरी चीज़, ठीक है, तीसरी चीज़ मेरे पास यहाँ पे आपके पास एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और इसको क्या मान सकते हो आप, सेल बॉडी को आप ब्रेन मान लो, ठीक है, ब्रेन मान लो। आप बोल रहे हो कि सर ब्रेन के अंदर की चीज़ों को समझा रहे हो और ब्रेन ही एनालॉजी दे रहे हो, मतलब आप समझ इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपके डेंड्राइट्स हैं वो एक दूसरे न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं ईयर्स बोल रहा हूँ। और जो मेरी सेल बॉडी है वो उस सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, तो वो आप ऐसे ब्रेन मान लो, ठीक है। और एक्सॉन क्या करता है, ठीक है, द न्यूरॉन इट सेंड द सिग्नल आउट ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो सिग्नल प्रोसेस कर दिया हमने, ठीक है, इट सेंड सिग्नल आउट ऑफ अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। ऐसा लिख लेता हूँ, इट सेंड सिग्नल आउट ऑफ अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। और इसको आप ऐसे माउथ मान सकते हो, ठीक है, कि ये जो इसने प्रोसेस किया, इसने आगे वाले न्यूरॉन को बताया कि हाँ ये चीज़ है भाई मेरे पास, ठीक है। तो ये माउथ है, तो ये हमारा है, ये ऐसे जो मेरा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इसकी मैं छोटी सी आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, बट
an artificial intelligence is a mathematical model that mimics this process instead of electrical signal. It works with the numbers. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैसे काम करता है. ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन ठीक है कैसे काम करता है. सिंपल कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है. ठीक है, सबसे पहले क्या है, दिस न्यूरॉन इज माई सिंपली ए मैथमेटिकल मॉडल. ठीक है, तो rather than working with the electrical signals, our artificial neuron work with the numbers. ठीक है, it work with the numbers. ठीक है, नंबर्स के साथ कैसे काम करता है ये हम आगे जानने वाले हैं, बट जस्ट थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ. ठीक है, तो और क्या जैसे मतलब कि हमारा ब्रेन का न्यूरॉन काम करता है सेम हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी काम करता है? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, सो देखो हमारे पास एक न्यूरॉन है. ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन को हम यहाँ से इनपुट देते हैं. ठीक है, इस न्यूरॉन को हम यहाँ से इनपुट देते हैं और इसके अंदर मेरे पास दो पोर्शन होता है. सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास एक समीशन कुछ होता है, कुछ कैलकुलेशन होती है. क्या कैलकुलेशन होती है ये मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, और इस कैलकुलेशन से मान लो कि यहाँ मेरे पास एक कैलकुलेशन हुई और इस कैलकुलेशन से मेरे पास एक वैल्यू निकली z. ठीक है, इस कैलकुलेशन से मेरे पास एक वैल्यू निकली z. ठीक है, एंड देन वो z वैल्यू एक मेरे फंक्शन के अंदर जाएगी. ठीक है, देन यहाँ पे मेरे पास फाइनल आउटपुट आएगा. ठीक है, यहाँ इसको x1 x2 एंड x3 एंड सो ऑन कितने भी आप इनपुट दे सकते हो. ठीक है, तो ये चीज है मेरा न्यूरॉन. ठीक है, और ये x1 x2 x3 क्या है, x1 x2 एंड x3 दीज आर द नंबर वी फीड इनटू द न्यूरॉन्स. ठीक है, जो मेरे पास ये x1 x2 x3 है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn. ठीक है, दीज आर द नंबर्स. ठीक है, दीज आर द numbers we feed into the neurons. ठीक है, we feed into the neurons. ठीक है, तो ये है मेरे पास बेसिकली. अब ये z क्या होता है, ये f क्या होता है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो बट हम एक डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं. ठीक है, एंड मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो चीज़. ठीक है, वेरी सॉरी गाइज, वेरी सॉरी. वेट. ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है. ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है और हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास इनपुट डेटा है, अपलोड रेट, डाउनलोड रेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लेवल. दिस इज एक सर्वर का डेटा मान लेते हैं कि किस रेट से ये अपलोड हो रहा है वहाँ पे डेटा, और डाउनलोड उस सर्वर से किस रेट पे हो रहा है, और उसका टेम्परेचर क्या है और उसकी ह्यूमिडिटी क्या है. ठीक है, और हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल लगा दिए कि अगर ऐसा कुछ चीज़ चल रही होगी उसमें तो वो मेरे पास नॉर्मल है. ठीक है, वो उस सर्वर की कंडीशन नॉर्मल है. ठीक है, और तो यहाँ पे देखो हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स है और उसमें से 3 डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि 3 की कंडीशन मेरे पास नॉर्मल है. ठीक है, और दो डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं कि फेलियर मोड में है मेरा सर्वर. ठीक है, तो इस डेटा सेट के साथ अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे. मैं आपको अभी आर्टिफिशियल न्यूरॉन अच्छे से समझाने वाला हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले मैंने क्या बताया. ठीक है, कि मेरे पास ये होता है न्यूरॉन. ठीक है, आपके पास ये इनपुट है यहाँ पे, या आपके पास ये इनपुट जाता है यहाँ पे. ठीक है, और देन यहाँ पे एक समीशन कुछ कैलकुलेशन होती है एंड आपके पास एक z वैल्यू बाहर निकलती है एंड देन वो z वैल्यू मेरे एक फंक्शन में जाती है एंड देन मेरे यहाँ पे फाइनल आउटपुट आता है. ठीक है, फाइनल आउटपुट आता है. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. ये z जो मैं यहाँ पे x1 x2 और x3 बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, ये वाली वैल्यू है. मानो कि आपने ये वाली रो उठाई. ठीक है, आपने ये वाली रो उठाई, आपको ये वाली रो डाल के चेक करना है कि जो मेरा सर्वर है.
ठीक है, वो कैसी कंडीशन में, ठीक है। मानो कि आपके पास ये डेटा आया और आपने, ठीक है, तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ठीक है, तो x4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये डेटा अंदर फीड किया, ठीक है, 100, ठीक है, और दिस 215 एंड 34 एंड दिस 43, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू है, तो यहाँ आपने इसको अपने न्यूरॉन में फीड किया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होती है, ठीक है, और वो कैलकुलेशन क्या होती है, वो एक हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास ये कैलकुलेशन होती है कि आउटपुट, ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, आउटपुट या जेड बोल लो अभी आप इसको, ठीक है, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इनटू वेट प्लस बायस। अब आप बोलोगे कि सर ये वेट एंड बायस क्या है, ये मैं समझाता हूं अभी आपको। देखो अब क्या होता है ना कि जितने भी हमारे पास इनपुट है, जैसे मेरे पास ये x1 है, ठीक है, जितने भी मेरे पास इनपुट है, हर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये इनपुट दिया यहाँ पे, तो इसके x1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट होगा W1, ठीक है। x2 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट होगा W2, ठीक है, W2। x3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी मेरे पास एक वेट होगा W3, ठीक है, और x4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक वेट होगा W4, ठीक है। ये वेट क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट द थिंग इज कि जितने भी आप इनपुट दोगे उस हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट असाइन होता है, ठीक है, और वो वाला वेट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस बायस क्या चीज़ है गाइस, बायस हर एक न्यूरॉन के साथ एक बायस वैल्यू एसोसिएट होती है, तो यहाँ पे इसकी एक बायस वैल्यू होगी B, ठीक है। तो ये लिख रहा हूँ, तो आप इसको ऐसा मान लो कि मेरे पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z अगर मैं मानो कि मुझे सिर्फ मानो कि मेरे पास सिर्फ एक न्यूरॉन है, मेरे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वायस की वैल्यू होती है, ठीक है, और मानो कि सिर्फ मैं एक इनपुट दे रहा हूँ, इसको भी x1 इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, और तो x1 सिर्फ मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक वेट एसोसिएट होगा, तो W1, ठीक है। तो यहां से ये कुछ कैलकुलेशन करेगा, मेरे पास Z मिलेगा, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z की वैल्यू हो जाएगी x1 W1 प्लस V, दिस B, ये बायस की वैल्यू B, ठीक है। तो ये Z की वैल्यू हो जाएगी। कैसे किया मैंने, आपने अपने इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग वेट के साथ, असाइंड वेट के साथ, ठीक है, और प्लस आपने ये बायस की वैल्यू ऐड कर दी, तो दिस इज योर Z वैल्यू, दिस इज द आउटपुट फ्रॉम वन न्यूरॉन, x1 W1 प्लस B, दिस इज द आउटपुट फ्रॉम वन न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपके पास ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये x1 है आपके पास, ठीक है, ये x2 है, आपने मानो कि दो वैल्यू दी, ठीक है, मानो कि आपने टेम्परेचर दिया यहाँ पे, ठीक है, और आपने यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू दी, और आपको प्रेडिक्ट करना है इस न्यूरॉन के थ्रू कि मेरा सर्वर फेल होगा कि नहीं फेल होगा, ठीक है। तो इसके देखो दो वैल्यू दिए मैंने, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेट W1 होगा और एक वेट W2 होगा। ये कहाँ से आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए जस्ट आप ये मान लो, ठीक है। और इस न्यूरॉन के पास अपना एक बायस वैल्यू होगी, ठीक है। तो Z कैसे कैलकुलेट होगा, Z ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो मेरा इनपुट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट है इसको मल्टीप्लाई करोगे, x1 इंटू W1, ठीक है, और जो मेरा दूसरा इनपुट है, ठीक है, दूसरा इनपुट मेरा x2 है यहाँ पे, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट W2 है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे x2 W2, बस। तो यही दो मेरे पास इनपुट और वेट्स है, खत्म हो गया। प्लस आपको लास्ट में ये बायस टर्म ऐड करनी है, प्लस बायस, तो दिस इज योर Z वैल्यू, ठीक है, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस B, ठीक है। तो this calculation is happening inside this neuron, this calculation is happening, ठीक है। तो आपको इस कैलकुलेशन को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेट एंड वायस भी एसोसिएट होता है एक न्यूरॉन के साथ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम बहुत डिटेल में समझने वाले कि वेट एंड वायस क्या होता है, और ये मैंने अभी बताया ना आपको कि मेरे पास यहाँ पे ये अभी तो हमने सिर्फ Z की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ये फंक्शन क्या होता है ये भी बताएगा, देन हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट द थिंग इसकी अभी के लिए हम ना पहले ये समझ लेते हैं कि वेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, इसको हम W बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम W बोल रहे हैं, ठीक है।
तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है गाइज, यहाँ पे मैंने ऐसे ही बोल दिया यहाँ पे z इज इक्वल टू w1 x1 प्लस बी, ठीक है। अगर आपके पास ये न्यूरॉन है, यहाँ से आप ये x1 इनपुट दे रहे हो इसको, ठीक है, और x1 इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा w1 वेट है, ठीक है, और इसके पास एक अपनी y स्टर्म है, ठीक है। तो z की वैल्यू यहाँ से जो z कैलकुलेट होगा वो z की वैल्यू तो ये हो जाएगी मेरी w1 x1 प्लस v, ठीक है। तो देखो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जहां पे m क्या है मेरे पास, m मेरे पास स्लोप है, m मेरे पास स्लोप है, ठीक है, और x इज माई इनपुट, अगेन x इज माई x वेरिएबल, ठीक है, और c इज माई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि w माई वेट रेफर्स टू द slope, and what is slope? Slope is the steepness of the relationship, ठीक है, it determines the steepness, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरे पास वेट है वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास एक स्लोप है लाइन की, ठीक है, वो मेरे पास एक लाइन की स्लोप क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, बट स्टिल अभी आप ऐसा मान लो कि जो मेरे पास ये z आ रही है दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर हम इसको कंपेयर करके देख ले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ, तो w इज माई स्टीपनेस और द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। और मेरी स्लोप क्या बताती है, वैसे स्लोप बताती है आउटपुट टू द इनपुट रेशो, ठीक है। स्लोप क्या होती है, आउटपुट वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू, ठीक है, ये होती है मेरे पास स्लोप, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास देखो अगर हम ऐसा अभी के लिए ऐसा मान लेते हैं कि b की वैल्यू मेरे पास फर्स्टली जीरो थी, ठीक है, अभी ऐसा मान लेते हैं कि b की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट में जीरो थी, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू दिस x1 w1 प्लस v, ठीक है। तो b की वैल्यू तो अभी जीरो है मेरे पास, v की वैल्यू तो जीरो है, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, z इज इक्वल टू x1 w1, ठीक है। z दिस इज योर आउटपुट जो हम न्यूरॉन से आ रहा है, दिस इज माई आउटपुट जो हमारे न्यूरॉन से मिल रहा है, ठीक है, और दिस इज माई इनपुट जो हम न्यूरॉन को दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आउटपुट वैल्यू, ठीक है, तो दिस इज z इज योर आउटपुट वैल्यू एंड x1 इज योर इनपुट वैल्यू और w1, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप, कि स्लोप क्या बताएगा कि कितना चेंज हो रहा है मेरे पास वैल्यू, रेशो क्या है मेरे पास इनपुट टू द आउटपुट वैल्यू, ठीक है। तो ये बताएगा मेरा वेट, ठीक है, ये तो मैंने सिंपल बता दिया। तो बट द वेट क्या, देखो वेट क्या मायने रखता है हमारे आउटपुट के लिए, ठीक है। मानो कि आपको कुछ चीज प्रेडिक्ट करनी है तो वेट क्या मायने रखता है उसके लिए, ठीक है। तो देखो जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास वेट की होगी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो इनपुट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फाइनल प्रेडिक्शन के लिए। अरे देखो मेरे पास ये न्यूरॉन है, ठीक है, मेरे पास ये न्यूरॉन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इनपुट x1 दिया, ठीक है। हम ऊपर से इस डेटा का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, हम इस डेटा का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस डेटा का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जूम इन करता हूँ, वेट फॉर अ मिनट, हम इस डेटा का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मानो कि अभी हम मतलब कि ठीक है ये दोनों कॉलम्स को आप भूल जाओ, सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो और हमने ये वाली रो हमने उठाई है अभी, ठीक है। तो देखो हम मतलब कि ये दोनों वैल्यू x1 और x2 ये दोनों वैल्यू एज ए इनपुट देके और इसके बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि हमारा जो सर्वर है वो फेल होगा या नहीं फेल होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, और हमने इसको वैल्यू x1 दी, ठीक है, x1 मेरे पास क्या है 36, ठीक है, x1 वैल्यू दी हमने इसको, और x2 क्या है मेरे पास 48 है शायद, है ना, 48 हमने इसको x2 वैल्यू दी, ठीक है। अब देखो कि हर एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक वेट की वैल्यू भी होगी w1, और इसके जो मेरे पास दूसरा इनपुट दे रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक वेट की वैल्यू होगी w2, और इसके पास अपना एक वायस होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी और आप कैलकुलेट कैसे करोगे, आप कैलकुलेट इसको ऐसे करोगे z की, मानो कि z इज द फाइनल आउटपुट, ठीक है, तो z की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कि w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस b, ठीक है। अब देखो z इज इक्वल टू w1 x1 की वैल्यू कितनी है 36 प्लस, ठीक है, w2 और x2 की वैल्यू कितनी है 48
प्लस बी की वैल्यू अभी 0 मान के चलते हैं, ठीक है, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि W1 हमारे पास W1 की वैल्यू 1 है और W2 की वैल्यू मेरे पास मान लेते हैं 2 है, ठीक है, W2 की वैल्यू मान लेते हैं 2 है। अब इसको कैलकुलेट करो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 36 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू है 2 इंटू 48, ठीक है। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करो, Z इज इक्वल टू 36 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 96, ठीक है। तो अब देखो कौन हमारे पास Z की कुछ टोटल वैल्यू होगी, पर Z की टोटल वैल्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वाली टर्म का है, ठीक है। हमने जो यहाँ पे किया ना ये W2 वाली चीज, ये B को तो आप हटा ही दो यहाँ से, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ना ये थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिखना चाहिए था, वेट फॉर अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको सारी चीज़ें मिटा दूंगा मैं, वेट फॉर अ मिनट है इसे ना, मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि वेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि हमारे पास Z हमें फाइनल आउटपुट कैलकुलेट करना है इस न्यूरॉन का, ठीक है। तो आई शुड यूज अनदर कलर गाइस, ठीक है। मैं ओके ये कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें Z कैलकुलेट करना है, ठीक है। Z की वैल्यू मैंने क्या बोला, W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस V, ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास अभी हम सिर्फ x1 और x2 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है, Z इज इक्वल टू, ठीक है, W1 x1 क्या है मेरे पास, x1 इज दिस वैल्यू 36, ठीक है, 36 प्लस W2 और x2 की वैल्यू कितनी है 48, ठीक है, 48 प्लस V की वैल्यू 0 मान लो, ठीक है, V 0 है, डन। अब मैंने बोल दिया कि मेरे पास W1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू W1 की वैल्यू 1 है इंटू 36 प्लस W2 की वैल्यू 2 है इंटू 48, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू 36 प्लस 96, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास वेट की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे देखो वेट की वैल्यू 2 है और यहाँ पे वेट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास x2 है वो मेरे पास फाइनल प्रेडिक्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन x1। यहाँ आपको पता भी लग रहा है ना, दिस वैल्यू इज 96 एंड दिस वैल्यू इज 36, ठीक है, दिस वैल्यू इज 36। तो अब देखो हमने और ये कौन सी टर्म थी, ये मेरे पास सेकंड टर्म थी, ठीक है, सेकंड टर्म थी, यहाँ ये इस वाली चीज़ पे आप फोकस करो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरे पास इस वेट की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास इनपुट है ये x2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फाइनल प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो लार्ज वैल्यू मेरे पास क्या डिटरमाइंस करती है कि स्मॉल चेंज इन इनपुट विल कॉज द बिग चेंज इन द आउटपुट, ठीक है। अगर मेरे पास वेट की वैल्यू, जैसे मेरे पास V2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास इनपुट है x2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास इनपुट है x2। अगर x2 में थोड़ा सा भी चेंज आता है, ठीक है, तो क्योंकि वेट मेरे पास ज़्यादा है तो जो मेरे पास फाइनल आउटपुट की वैल्यू है वो ड्रास्टिकली चेंज होगी, ठीक है, वो ड्रास्टिकली चेंज होगी। तो ये मेरे पास वेट होता है यहाँ पे, ठीक है। और वेट की वैल्यू हम इनिशियली रैंडम लेते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट द थिंग इज कि दिस इज माई वेट। वेट क्या करता है, वेट मेरे इनपुट की इंपॉर्टेंस बताता है, ठीक है। जो मेरा वेट है टेल्स द importance of your input for the final prediction, ठीक है। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा, ठीक है। अगर जैसे मेरे पास x1 है, ठीक है, और x1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास W1 वेट है, ठीक है। x2 है मेरे पास इनपुट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास W2 वेट है, ठीक है। x3 है मेरे पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास W3 वेट है, ठीक है। अब अगर मेरे पास x3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, अगर मेरे पास x3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल प्रेडिक्शन में
इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे पास इनपुट है या फीचर है वो मेरे पास x3 है, ठीक है। x3 सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा मेरे फाइनल आउटपुट में, ठीक है। और उसके बाद मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास ये थी वेट की, देन उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू थी, ठीक है। उसका मतलब कि सेकंड नंबर पे मेरा x1 कंट्रीब्यूट करेगा फाइनल आउटपुट के लिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये वैल्यू थी, तो उसके बाद ये वैल्यू मेरे पास मतलब कि कंट्रीब्यूट करेगी। तो ऐसे ये वेट का ये रोल होता है हमारे न्यूरॉन में, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास इनपुट है उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है मेरे इनपुट के लिए, ठीक है। जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक आई शुड वेट फॉर अ मिनट गाइस, है ना। हाउ कैन आई मेक, ठीक है, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ आपको पहले दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फीचर्स वगैरह, आप जस्ट अभी मैं आपको वेट और वॉइस के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा है गाइस, ठीक है। मानो कि आपने क्या किया, आपने ये वाली कॉलम उठाई, ठीक है, आपने ये वाली कॉलम उठाई, ठीक है, आपने ये वाली रो उठाई, ठीक है। और रो और कॉलम का तो आई थिंक आपको पता होता है ना, ये आपकी कॉलम्स होती है, ये आपकी कॉलम्स होती है और ये आपकी रोज होती है, ठीक है, ये आपकी रोज होती है। तो इसमें कितनी रोज है जिसमें वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 रोज है मेरे पास, है ना। और 1 2 3 4 5 और 5 मेरे पास कॉलम्स है, 5 मेरे पास कॉलम्स है, ठीक है, 5 कॉलम्स है। तो ये तो आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि हमने ना ये 5 वैल्यू उठाई है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि x1 इज इक्वल टू 80, ठीक है, x2 इज इक्वल टू 120 एंड x3 इज इक्वल टू 55, ठीक है, और x4 इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू उठाई है, ठीक है। अब ये x1 x2 x3 हमें पता है, ठीक है। और अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये वैल्यू अपने न्यूरॉन को फीड करना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर न्यूरॉन मुझे प्रेडिक्शन, इससे रिलेटेड प्रेडिक्शन देगा कि ये जो मेरा इस कंडीशन में मेरा सर्वर फेल हो रहा है कि नहीं फेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले x1 दे रहा हूँ, ठीक है, और देन मैं यहाँ पे x2 दे रहा हूँ, ठीक है। यही जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 80, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है 120, ठीक है। एंड देन मैं x3 दे रहा हूँ, ठीक है, x3 मेरा 55 है, ठीक है, x3 मेरा 55 है। एंड मैं देन x4 दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देन मैं x4 दे रहा हूँ एंड x4 की वैल्यू मेरे पास 70, ठीक है। तो ये अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हर एक इनपुट के साथ, ये x1 इनपुट है, इसके साथ मेरा एक वेट वैल्यू एसोसिएट होती है, दिस इज माई W1, ठीक है। और इसके साथ ही मेरी एक वेट वैल्यू एसोसिएट होगी W2, ठीक है। इसके साथ भी एक वेट वैल्यू एसोसिएट होगी W3 और इसके साथ भी मेरी एक वेट वैल्यू एसोसिएट होगी W4, ठीक है। और इसका एक अपना वायस होगा, ठीक है, इसका एक अपना वायस होगा, ठीक है, जिसको मैं B बोल रहा हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पे मेरा यही कैलकुलेशन जो मैं कर रहा था, ये कैलकुलेशन होगी कुछ, तो ठीक है, कैलकुलेशन होगी, ठीक है। कैलकुलेशन कैसी होती है, अगेन पता है ना आपको कि इनपुट इनटू वेट, ठीक है, इनपुट इनटू वेट, ठीक है, इनपुट इनटू वेट, दिस इनपुट इनटू वेट, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे मान लेते कि इसकी वैल्यू मेरे पास 0.2 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 0.3 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है 0.2, ठीक है, अगेन 0.2 या 0.1 मान लेते हैं, 0.1, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन कैसी होगी, यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन ये होगी, मुझे अपना z कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप z कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मतलब कि इस न्यूरॉन से क्या आउटपुट मिलेगा आपको। तो z आपका ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, z आपका ऐसे कैलकुलेट होगा x1 W1, ठीक है, प्लस x2 W2 प्लस x3 W3, ठीक है, x3 W3 प्लस x4 W4, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे कर दी, प्लस b इज इक्वल टू वायस ऑफ योर न्यूरॉन, ठीक है। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट करोगे, बट
यहाँ देखो मैं आपको बस ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेट की वैल्यू किसके साथ है, x3 के साथ है। x3 यहाँ देखो ना, दिस इज योर x1 x2 x3 x4। x3 कौन सा है मेरा, टेम्परेचर वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है W1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो मेरा z में मेरे पास एक नंबर होगा, मेरे पास एक नंबर होगा, ठीक है, नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, उस नंबर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करेगा, ये वाली टर्म कैलकुलेट करेगी, ये वाली टर्म सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी उसमें। क्यों, क्योंकि इसकी वेट की वैल्यू सबसे बड़ी है, इसकी वेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और इसका मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस वेट के कॉरस्पॉन्डिंग W3 वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट है आपका x3, वो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सर्वर फेलियर के लिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सर्वर फेलियर के लिए, इसीलिए मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग का वेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको सिंपली, ठीक है, और इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, डन। तो आपको आई थिंक वेट का पता लग गया होगा, ठीक है। और अब ये बायस क्या चीज़ है गाइस, बायस क्या है, बायस हमारे पास एक ना सिंपली कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफसेट है, ठीक है। और ऐसा मान लो कि जब आपके पास, मानो कि ऐसा हो गया कि मानो कि आपके पास x1 x2, ठीक है, x3 एंड x4 सबकी वैल्यू जीरो आ रही है, सबकी वैल्यू जीरो है, तो ये पूरी टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म, मानो कि आपके सेंसर से ये रीडिंग जीरो आई है, ठीक है, तो ये तो आपकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। और मानो कि अगर आपका b भी जीरो है तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो बट तब बी हमारे पास हमें क्या करता है, एक ऑफसेट डिसाइड करता है, मतलब कि एक बेस लाइन डिसाइड करता है कि अगर मेरे पास सारे सेंसर से जितना भी डेटा आ रहा है अगर वो जीरो है, फिर भी मेरे पास मतलब कि सर्वर फेलियर के चांसेस है, और वो वैल्यू फिर बी से डिसाइड होती है मेरे पास, ठीक है। तो बी इज सिंपली माई कॉन्स्टेंट ऑफसेट, ठीक है। इट अलाउज द न्यूरॉन्स टू शिफ्ट इट्स एंटायर आउटपुट अप और डाउन। अप और डाउन कैसे बता रहा हूँ, मैंने बताया था आपको कि z इज इक्वल टू WX प्लस बी, एंड दिस इज सिंपली माई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज माई सिंपली स्ट्रेट लाइन। अगर b की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से मेरी ऐसी जा रही है ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे मानो कि वेट इज इक्वल टू 1.00 एंड v इज इक्वल टू 0.00, ठीक है। तो यहाँ से जीरो, यहाँ से जा रही है ये लाइन, ठीक है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ठीक है। और अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे, लाइक अगर आप b की वैल्यू बढ़ा दोगे तो b की वैल्यू बढ़ाने से ये जो लाइन है इसकी स्लोप चेंज नहीं होगी। स्लोप चेंज करने के लिए आपको w चेंज करना पड़ेगा, लाइक अगर ये स्टीपनेस आपको चेंज करनी है, ठीक है। अगर आप मतलब कि w की वैल्यू 2 कर देते हो, w इज इक्वल टू 2.00, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी। सॉरी, मतलब मैं बहुत ही इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये लाइन, इस लाइन की, ये लाइन की कुछ स्टीपनेस ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी स्टीपनेस बढ़ गई है, ठीक है। और अगर आपको इसको ऊपर नीचे ऑफसेट को सेट करना है तो आपको b की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, देन आपका स्लोप चेंज नहीं होगा, बट सिंपली आपकी लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये आपने कर दिया, मानो कि आपने वाइस की वैल्यू यहाँ पे 5 कर दी, ठीक है, वाइस की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 कर दी, मानो तो ये वाइस की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 कर दी, तो आपने ये लाइन को, ये वाली जो आपकी लाइन थी, ये वाली जो आपकी लाइन थी, इसी को आपने ऊपर कर दिया, ठीक है। स्लोप सेम रही है, बट द थिंग इसकी b की वैल्यू चेंज हुई है, तो मतलब कि मेरे पास ये जो इंटरसेप्ट है y, ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप इस लाइन को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि मेरा जो सिंगल न्यूरॉन है वो एक डिसीजन मेकर होता है, ठीक है। तो ये मेरी एक डिसीजन बाउंड्री मान लो कि दिस इज माई डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है, एंड दिस इज द क्रूशियल पार्ट फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप ऐसे ऊपर नीचे लाइन को कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा कि वेट एंड वाइस क्या चीज़ होती है मेरे पास, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और लार्ज पॉजिटिव वेट भी बता दिया कि अगर आपके पास वेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब होता है हमारे लिए, ठीक है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई होगी, एंड समझ आ गई होगी कि वेट एंड वाइस क्या होता है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक बहुत ही, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ड्रॉ करी थी, आई थिंक आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिग्मा वाला चीज़ तो हमने कैलकुलेट कर दिया, सिग्मा इज माई दिस, जो हमने ये कैलकुलेट किया W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3, ठीक है, प्लस b, दिस इज माई समीशन, ठीक है। तो बट ये f क्या चीज़ है, ये f क्या चीज़ है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको ये यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, ठीक है, कि मेरा f क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक आउटपुट आता है, ठीक है, जो हमारे पास एक आउटपुट आता है मेरे न्यूरॉन से, ठीक है,
जिसको हम z बोल रहे थे, वो एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है, ठीक है। वेट एंड वाइसेस आपने देख लिया ना कि वेट एंड वाइसेस आर द ट्यूनेबल पैरामीटर्स, ठीक है। जो w एंड v है, दीज टू पैरामीटर आर द ट्यूनेबल पैरामीटर्स, कि इन्हें हम ट्यून कर सकते हैं। और क्यों हमें ट्यून करना है? मान लो कि आपको एक ये आपका एक क्लासीफायर आप बना रहे हो, ठीक है, और आपका डेटा कुछ ऐसा है, ठीक है, ये डेटा है कि जिसमें आप मानो कि सर्वर फेलियर का ही मान लेते हैं, ठीक है। ये वो डेटा है जिसमें आपका मतलब कि सर्वर मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये वो डेटा है, ये वो डेटा है, ठीक है। और ये वो डेटा है जब आपका सर्वर मतलब कि फेलियर वाले मोड में है, ठीक है, ये वो डेटा है, ठीक है। अब आपको इसको क्लासीफाई करना है, ठीक है। अब आपको इसको क्लासीफाई करना है कि जो मेरा एक डिसीजन बाउंड्री से आपको इसको क्लासीफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी भी चीज़ें आएगी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आएगी तो वो मेरे पास मतलब कि नॉर्मल कंडीशन, वो ये बताएगी कि मेरा जो सर्वर है वो नॉर्मल कंडीशन में, और इससे नीचे जितना भी मेरे पास डेटा पॉइंट्स जनरेट हो गए वो सारी मतलब मेरे पास क्या है, वो मेरे पास फेलियर वाली कंडीशन है, मेरे पास फेलियर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो एक न्यूरॉन क्या है मेरे पास, न्यूरॉन इज अ सिंगल न्यूरॉन इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इस ऐसे आप इसको यूज़ करवा सकते हो। बट द थिंग इज कि मान लो कि आपको कभी डेटा, अभी तो चलो हमने ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, मानो कि आपका डेटा कुछ और है, आपको इस लाइन को इधर या उधर मूव करवाना है, तो कैसे मूव कराओगे, ठीक है। देखो, या तो ऐसे हो सकता है कि आपको मानो कि इस लाइन को थोड़ा सा, इस लाइन का स्टीपनेस चेंज करना है, लाइक स्लोप चेंज करना है, ठीक है। तो स्लोप चेंज करने के लिए आप फिर w चेंज करोगे, ठीक है, w चेंज करोगे। और हो सकता है आपको इस लाइन को यहाँ ना रख के, आपको इस लाइन को यहाँ लेके आना है, ठीक है। यहाँ लाने के लिए तो हमने इतने से इसको शिफ्ट करवा दिया, तो वो b की वजह से चेंज होगा, ठीक है। तो आपको w और b में चेंज करने से ये लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मानो कि आपके पास ये है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये ऐसे आपके पास डेटा है, ये आपके पास ऐसे डेटा है, और ये आपके पास वो कंडीशन, ये आपके पास वो डेटा पॉइंट्स है जब आपका सर्वर मतलब कि नॉर्मल मोड में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और ये वो डेटा जनरेट हुआ है, ये वो डेटा जनरेट हुआ है जब मतलब कि आपका सर्वर फेलियर मोड में था, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये z कैलकुलेट किया, z w1 x1 प्लस b, ठीक है, w1 w2 कुछ भी हो सकता है, बट अभी सिंपली, ठीक है, दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। और आपने मानो कि इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, अभी आपने इसको, आपकी जो लाइन है वो आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, वो ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। इसको ऐसे भी नहीं करते, थोड़ा सा इसको और ख़राब करते हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि आपने ना ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो ये, अब आप क्या बोलोगे कि इससे ऊपर जितना भी डेटा है वो नॉर्मल मोड में, तो यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट तो फिर गलत क्लासीफाई कर दिए मैंने। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि इससे नीचे जितना भी डेटा है वो फेलियर मोड वाला, ये नॉर्मल वाला कंडीशन है, ठीक है, और ये फेलियर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास ये नॉर्मल वाली कंडीशन भी आ गई नीचे, ठीक है। तो आपने क्या बोल दिया कि जो मेरे पास ये डेटा पॉइंट 1 है और जो मेरे पास ये डेटा पॉइंट 2 है, ठीक है, आपने इसको बोल दिया कि दे बोथ आर इक्वल, लाइक दे बोथ टेल अस द सेम सिचुएशन, लाइक कि ये फेलियर मोड है, जबकि ये तो फेलियर मोड है। ये डेटा तो बता रहा है कि दिस इज द फेलियर मोड ऑफ आवर सर्वर, बट ये डेटा तो नॉर्मल कंडीशन बता रहा है, बट आपने इसको एक ही रीजन में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब आपको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को रोटेट करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ से ऐसे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, w और v चेंज करना पड़ेगा, w एंड v चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जस्ट अ मिनट, ठीक है, w और v चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि आप देखो, सबसे पहले तो मुझे ये लाइन ऐसी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी स्लोप है, इसको मतलब कि इस लाइन को ऐसे रोटेट कराना स्टार्ट कराओगे। रोटेट कराने का क्या मतलब है, आपकी लाइन पहले ऐसे थी, फिर आपकी लाइन थोड़ी ऐसे हो गई, ठीक है। तो इसका स्लोप चेंज हुआ, यहाँ से स्टेप, जब आप स्टेप यहाँ से यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, दिस इज यूर लाइन 1, दिस इज यूर लाइन 2। जब आप लाइन 1 से लाइन 2 में आए, तो आपकी स्लोप चेंज हुई, मतलब कि स्लोप का मतलब कि आपने w2 चेंज किया। अब आपने w2 x1, ठीक है, x1 तो सेम ही है हमारे पास, जो डेटा हमारे पास यहाँ पे है, जो डेटा हमारे पास सर्वर में है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, वो तो वही डेटा रहेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। अब आपकी लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है।
तो आपकी लाइन ऐसी थी, अब आपकी लाइन कुछ ऐसी है, मानो कि ऐसा मान लेते हैं, अब आपकी लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं और ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब आपकी लाइन कुछ ऐसी है, अब आपकी लाइन कुछ ऐसी है, ये आपकी लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको और रोटेट करना है, ठीक है। अब आपने इसको और रोटेट किया, अब आपकी लाइन थोड़ी सी ऐसी हो गई, ठीक है। अब आपकी लाइन थोड़ी सी ऐसी हो गई, ठीक है। अब आपने फिर से स्लोप चेंज किया, ठीक है। अभी हम बी के बारे में बात नहीं कर रहे। फिर हम जब लाइन टू से लाइन 3 पे गए, तो आपने थोड़ी सी इस लाइन को, जो है ये लाइन 2 थी, इसको आपने थोड़ा सा फिर से नीचे को रोटेट कर दिया और आपकी लाइन थोड़ी सी ऐसी आ गई, ठीक है। अब थोड़ी सी आपकी लाइन ऐसी आ गई, दिस इज योर लाइन 3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस लाइन को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, विद द सेम स्लोप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब बी की वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है। जैसे ही आप बी की वैल्यू चेंज करोगे, मानो कि आपने बी की वैल्यू एक बार चेंज की, ये लाइन यहाँ पे आई, ठीक है, बट स्टिल ये 2 पॉइंट्स को गलत क्लासीफाई कर रही है। देन आपने बी की वैल्यू और चेंज की और आपकी लाइन यहाँ पे आ गई एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब कि ये समझ लो आप कि अगर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अब हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गए, जो नेगेटिव पॉइंट्स थे मेरे पास वो नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे पास क्लासीफाई हो गए, नेगेटिव रीजन में क्लासीफाई हो गए, और जो मेरे पास पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लासीफाई हो गए, पॉजिटिव रीजन में क्लासीफाई हो गए, ठीक है। तो अब आपने बी की वैल्यू भी कुछ चेंज कर दी थी, B3 बोल देते हैं, और W को आपने 3 बार चेंज किया, तो W3 V3, एंड दिस इज योर करेक्ट लाइन, जो कि अच्छे से क्लासीफाई कर रही है सारे पॉइंट को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि W और B इज माई ट्यूनेबल पैरामीटर्स, ये मेरे ट्यूनेबल पैरामीटर है, जिनको चेंज करके हम इस लाइन को सही जगह पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि वी आर ट्रेनिंग आवर मॉडल, तो ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि वी आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आवर W एंड V, ठीक है। W और V की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना ही ट्रेनिंग कहलाता है, ठीक है। अभी के लिए आगे जाके इसमें और भी मॉडिफिकेशन होगी, बट अभी के लिए ये मान लो, ठीक है। तो W और B इज और हमें पता लग गया कि W एंड B और ट्यूनेबल पैरामीटर, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्यूनेबल पैरामीटर्स, ठीक है, ट्यूनेबल पैरामीटर्स। तो ये है मेरे पास ट्यूनेबल पैरामीटर। अब मेरे पास जो मैं यहाँ पे ये चीज दिखा रहा था आपको, दिस ये f, ये फंक्शन क्या है, दिस इज माई फंक्शन, एंड ठीक है। अभी हमारे न्यूरॉन का भी हमने एक स्टेप कर दिया, ये z वाला स्टेप हमने कर दिया, इसमें हमने वेट एंड वाइस समझ लिया, ठीक है। इसमें हमने वेट एंड वाइस समझ लिया है, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्रूशियल स्टेप बचता है न्यूरॉन जर्नी में, दैट इज माई एक्टिवेशन फंक्शन, दैट इज माई एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, दैट इज माई एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है गाइस, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन कि एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी मतलब कि एक्टिवेशन फंक्शन इज माई डिसीजन मेकर, ठीक है, मेकिंग ए डिसीजन। जैसे हम क्या करते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले मेरा जो z है, ठीक है, हमने z की कुछ वैल्यू कैलकुलेट की, W1 X1 प्लस B से, ये मेरे पास एक सिंगल नंबर आया, और ये वैल्यू मेरे z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जाएगी, फंक्शन में जाएगी, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन में जाएगी, ठीक है। तो जो मेरा ये फंक्शन है, ये क्या करता है, इट विल टेक द आउटपुट ऑफ माई न्यूरॉन, ठीक है, एंड और देन उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि मुझे न्यूरॉन को फायर करना है कि नहीं फायर करना है। आफ्टर दिस जब हम अपने z को फंक्शन के अंदर डालेंगे, तो उसके बाद डिसाइड होता है जो मेरा न्यूरॉन है वो फायर होगा कि वो फायर नहीं होगा। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, सिंपल थोड़ी सी वही एनालॉजी है, ठीक है। तो और ये क्या करता है, ये थोड़ी सी नॉन लिनियरिटी ऐड करता है मेरे मॉडल में, ठीक है। नॉन लिनियरिटी हम बाद में पढ़ेंगे, बट नॉन लिनियरिटी क्यों ऐड करता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, नॉन लिनियरिटी ऐड करता है। नॉन लिनियरिटी क्यों, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फाइंड आउट करने अपने डेटा के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपका डेटा मानो कि ऐसा है, आपका डेटा मान लेते हैं कि आपका डेटा ऐसा है, ठीक है, आपका डेटा ऐसा है, ये आपके कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स है, ये मानो कि वो पॉइंट्स है कि जब आपका मतलब कि सर्वर फेलियर मोड में ऑपरेट करता है, ठीक है, और ये आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स है, बाहर वाले ग्रीन पॉइंट्स, जब आपका मतलब कि सर्वर एक सेफ मतलब कि नॉर्मल रीजन में ऑपरेट करता है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लो, आप कभी इस डेटा को क्लासीफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप कभी इस डेटा को क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो अब आप देख रहे हो इस रीजन में मेरे पास ये पॉइंट भी है और ये वाले पॉइंट्स भी है, ठीक है, दोनों पॉइंट्स है, बट एक रीजन में हमें एक ही पॉइंट्स रखने, एक ही तरीके के पॉइंट रखने हैं, ठीक है। आप कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि एक स्ट्रेट लाइन से सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी भी ऐड करता है। बाद वाले चैप्टर में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बट अभी के लिए आप ये मान लो कि जैसी मेरी z की वैल्यू मैं फंक्शन के अंदर डालूंगा तो उसके बाद डिसाइड होगा कि जो मेरा वो न्यूरॉन था वो फायर होगा या नहीं फायर होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली जो सबसे मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज माई स्टेप अप फंक्शन, ठीक है, दैट इज माई स्टेप फंक्शन, ऐसा बोल देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे जो मेरे पास स्टेप फंक्शन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्टेप फंक्शन, ठीक है, जो मेरे पास मोस्ट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिवेशन फंक्शन है दैट इज माई स्टेप फंक्शन, ठीक है, और विच मिमिक्स द न्यूरॉन ओरिजिनल बायोलॉजिकल पर्पस, ठीक है, लाइक आइदर फायर और नॉट, कि हमें उस न्यूरॉन को फायर करना है कि नहीं फायर करना है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, इफ़ द न्यूरॉन कैलकुलेट आउटपुट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जो जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं x1 और इसके साथ मेरा वेट 1 है और इसके साथ मेरा v है, ठीक है, इसने z कैलकुलेट किया, ठीक है, और वो z मेरा फंक्शन में गया, मेरा स्टेप ऑफ फंक्शन या एक्टिवेशन फंक्शन में गया, ठीक है। अब ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे z डाल दिया इसमें, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, मैं इक्वल टू भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू है वो 1 आएगी। मैं स्टेप फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, ठीक है। 1 का मतलब है कि उसने न्यूरॉन को फायर कर दिया, ठीक है, मतलब कि उसने न्यूरॉन को फायर कर दिया, ठीक है, उसने न्यूरॉन को फायर कर दिया, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ से आउटपुट है वो मेरे पास हमेशा 0 ही आएगा, मतलब कि नॉट फायर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सी चीज़ है जो मेरा एक स्टेप फंक्शन करता है। हम आने वाले टाइम में और चीज़ों को बहुत, मतलब कि बाकी फंक्शंस वगैरह को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट द थिंग इज कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि स्टेप फंक्शन क्या है, ठीक है, और ये चीज़ है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैंने बता दिया कि अगर आपके पास वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो उसका मतलब कि हमने उस न्यूरॉन को फायर नहीं किया है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारा ऊपर डेटा है, सर्वर फेलियर एग्जांपल है जो हमारा, ठीक है, मतलब कि इफ़ द अगर हमारे पास z अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि आप ये सारी वैल्यू पहले पुट करोगे इसमें, ठीक है, आप ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे, कौन सी, ये सारी वैल्यू आप पहले पुट करोगे। मानो कि आपने दूसरा केस ले लिया, ठीक है, आपने दूसरा केस ले लिया कि आपने ये सारी चीज़ें z कैलकुलेट किया। z कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, दिस इज x1 और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक w1 होगा, ठीक है, तो x1 w1, ठीक है, दिस इज माई x2 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक w2 होगा, प्लस x2 w2, दिस इज x3 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक w3 होगा, ठीक है, प्लस x3 w3 प्लस दिस इज योर x4 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक w4 होगा, ठीक है। तो x4 w4 प्लस एक मेरे पास बायस होगा, ठीक है, हम क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूरॉन में दे रहे हैं ना, ये x1 x2 x3 एंड x4, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये w1 w2 और ये v है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वैल्यू दी, ठीक है, w1 w2 कुछ भी हो सकता है, मतलब w1 w2 w3 इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, अगर यहाँ से मेरा z ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन की वैल्यू है वो 1 होगी, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि मेरा जो मतलब कि सर्वर है वो फेलियर कंडीशन में है, उसने उसको फायर कर दिया, न्यूरॉन को फायर कर दिया, मतलब कि वो फेलियर कंडीशन में। हम यही तो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि मेरा जो सर्वर है वो कब फेलियर मोड में जा रहा है, ठीक है। और अगर z की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है, जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब कि जो मेरा सर्वर है वो नॉर्मल कंडीशन में, जो अभी हमने ये चीज़ उठाई, तो मतलब कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, z को कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। नेगेटिव में आने के लिए फिर z की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी
और वो वैल्यू जब मैं फंक्शन के अंदर डालूंगा वो नेगेटिव वैल्यू, तो मेरे पास 0 आएगा आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब कि मेरा जो सर्वर है वो नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो ये अब आप सोच लोगे कि ये तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है और हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन टास्क कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं, तो ये कैसे नेगेटिव आएगा? क्योंकि अगर ये मान लो कि W1 W2 W3 एंड W4, ये इसकी वैल्यू भी तो नेगेटिव हो सकती है ना, इसकी वैल्यू भी तो नेगेटिव हो सकती है। अगर यहाँ पे W1 की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, ठीक है, और यहाँ पे W4 की वैल्यू भी नेगेटिव हो गई, तो चांसेस है कि हमारे पास एक Z की जो वैल्यू हो वो नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। और जब वो नेगेटिव नंबर फंक्शन के अंदर जाएगा तो वो नेगेटिव नंबर मुझे क्या देगा? 0 देगा। वो न्यूरॉन को नहीं फायर करेगा, बोलेगा कि सिंपल अभी हमारी नॉर्मल कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास वेट एंड बायसेस से रिलेटेड। आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें समझ आई होगी, है ना। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो इससे रिलेटेड, है ना। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, और हम अगली क्लास में अपना फर्स्ट न्यूरॉन कोड करने वाला है। सो तब तक आप ये चीज़ को देखो, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ पूछना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।